नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चरण बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रीति काव्य सुमन के कवि मतीराम को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने मतीराम के 4 पदों को व्याख्या सहित पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मतीराम किस प्रकार से श्रृंगार का, सौंदर्य का जो वर्णन करते हैं और नाई का भेद के साथ। बहुत ही खूबसूरत सा वर्णन यहाँ हमें देखने को मिला है मतीराम करते हैं। मतीराम रीतिकाल के श्रृंगारी कवि हैं। उनकी खासियत ये है कि वो रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं और वो रीतियों में बंध करके अपने काव्य की रचना करते हैं। आज हम उन्हीं मतीराम की सतसई के आगे के जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनको पढ़ेंगे। इन दोहों में भी हम ये देखेंगे कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि मतीराम यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो दोहे इस प्रकार से हैं कि जब जब चढ़ती अटानी दिन चंदमुखी यह बाम, और तब तब घर घर धरत है दीप बारी शब्दाम। नायिका के सौंदर्य का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए ये कवि कहता है कि नायिका जब जब चढ़ती अटानी दिन, रूपवती नायिका के प्रभाव का चित्रांकन करते हुए कवि कह रहा है कि चंद्रमुखी जो नायिका है जब जब अटारी मतलब झरोखों में दिन को चढ़ती हैं, आती हैं, तब तब गांव की सभी स्त्रियां अपने अपने घरों के दीपक बुझा देती हैं। जब जब चढ़ती अटानी दिन चंदमुखी है बाम, तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब गाम। जब जब ये नायिका आती हैं अटारी पे तो सभी स्त्रियां अपने अपने घरों में दीपक जला देती हैं। वो इसलिए जला देती हैं कि नायिका का सौंदर्य इतना खूबसूरत है कि वो चंद्रमा के समान दिखाई देती है। चंद्रमा के समान उन गांव की महिलाओं को ये भ्रम होता है कि अब तो चंद्रमा निकल गया है, इसलिए दीपक जला देना चाहिए। और वो अपने घरों में यानी दीपक जला। तब तब घर घर धरत है, तब तब जब जब नायिका चढ़ती है अपनी अटारी पर और अपने बाम पर आती हैं, तब तब गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों में दीपक जला, दीप बारी सब गांव, सारा गांव दीपक जला देता है। नायिका का सौंदर्य इस प्रकार से है कि वो चांद के समान दिखाई देती है और चांद के निकलने का भ्रम लोगों को होता है और गांव की महिलाएं अपने अपने घरों में दीपक जला देती हैं। बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया है। नायिका को चंद्रमुखी चांद से खूबसूरत बताया गया है। अगले पद में कवि लिखता है कि दोनी मुख के छवि भई बेसरी धरी उतारी, और हरि के उर सोई लगी करती रसोई नारी। यहाँ नायिका के सौंदर्य की बात करते हुए मतीराम कहते हैं कि नायिका कृष्ण के प्रति आसक्त नायिका का सौंदर्य इस प्रकार है कि कृष्ण प्रेम की अभिवृद्धि और उसके प्रभाव को उभारते कवि कह रहा है कि नायिका प्राकृतिक रूप से ही सुंदर थी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाने के बाद उसने अपने नाक का मोती भी उतार कर रख दिया। बेशर नाक में पहने जाने वाला कि दोनी मुख में छवि भई, नायिका का सौंदर्य, नायिका के मुख का सौंदर्य दोगुना हो गया। बेसरी धरी उतारी, जब उसने अपने नाक का मोती उतार करके रख दिया। और उसके बाद हरि के उर सोई लगी करती रसोई नारी। इतनी सुंदरता देख श्री कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, अर्थात वो श्री कृष्ण के मन में बस गई। ये दृश्य देखकर कृष्ण के प्रेम में डूबी अन्य नायिकाएं उस सौंदर्यांगना से ईर्ष्या करने लगी। करती रसोई नारी मतलब दूसरी जो नारियां हैं वो उससे रीस करने लगी, उससे ईर्ष्या रखने लगी। भावार्थ ये है कि कृष्ण की भक्ति निश्चीम फलदात्री है, उनका प्रेम आत्मा की मुक्ति करने वाला, तो श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को जो भा जाता है उसे कृष्ण अपने हृदय से लगा लेता है। अगला दोहा जो हम पढ़ रहे हैं कि अब तेरो बसिबो यहाँ ना ही न उचित मराल, और सकल सूखी पा निप गयो भयो पंक मैताल। ये थोड़ा नीतिगत
दोहा हमें यहाँ मिलता है मतीराम का। और मतीराम कहते हैं कि अब तेरो बिश बसिबो यहाँ ना ही न उचित मराल। मराल मराल कहते हैं, मराल कहते हैं हंस को। और कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि अब तेरो बसिबो यहाँ ना ही न उचित मराल, सकल सूखि पानिप गयो भयो पंखमय ताल। सज्जनों की प्रशंसा करते और दुर्जनों की दुर्जनाओं से दूर रहने का संदेश देते कहता है, हंसो अब तुम्हारा इस तालाब में रहना उचित नहीं, क्योंकि तालाब का सारा पानी सूख गए हैं और केवल कीचड़ मात्र रह गया है। इस कीचड़ में तुम्हें मोती नहीं मिलने वाले, अतः यहाँ तुम्हारा रहना असंभव ही लगता है। समासोक्ति में कवि का संकेत सज्जनों की ओर है। यह सज्जनों, अब तुम्हारा इस संसार में रहना संभव नहीं, क्योंकि संसार में अच्छाइयाँ गायब हो चुकी हैं और केवल कीचड़ की समान बुराइयाँ शेष रह गई। अतः तुम्हें यश नहीं मिलेगा, तुम्हारी इच्छित वस्तुएं तथा भावनाएं मिलना अब दुर्लभ है। अगले पद में कवि मतीराम कहते हैं इस दोहे में कि नारी नैन को नीर अरु तरुणी तीर उतंग, और बढ़त सहित परिवार के घिरत एक ही संग। मतीराम कहते हैं कि नारी के नेत्रों का जल और युवती के नेत्र रूपी तीर एक ही साथ ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। नारी नैन को नीर अरु तरुणी तीर उतंग, नारी के नेत्रों का जल और जो तरुणी हैं उसके नेत्र रूपी तीर एक ही साथ ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों सभी के मन में प्रेम भरकर स्वयं भी प्रेमपूर्ण शीघ्र होते हैं और प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। किंतु यह भी सत्य है कि बढ़त सरित परिवार के घिरत एक ही संग। ये भी सत्य है कि नारी के नेत्रों का जल और प्रेम जितना शीघ्र चढ़ता है, उतनी ही शीघ्रता से परिवार सहित धरती पर गिरता है। अतः प्रेम दिखावटी होता है, अस्थायी है, निष्भ्रम है। कोमल होने के नाते ऐसे प्रेमाकर्षण में शीघ्र नहीं बंधना चाहिए। यहाँ पर ये नीतिगत दोहा भी कवि कहता है। ये जो 4 दोहे आज हमने पढ़े हैं, इनमें से अगर कुछ समझ में आपको नहीं आए तो पुनः विद्यार्थी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम उन्हें फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि मतीराम के जो दोहे हैं, मतीराम के जो सत्सई से लिए गए हैं, उसमें श्रृंगार का सौंदर्य बोध तो है ही है, लेकिन बहुत ही उसके साथ ही जो नीतिगत बातें कही गई है, जो व्यवहारिक बातें हैं, जो लोक की बातें हैं, वो भी यहाँ कवि ने कही हैं। कवि के पदों में हम देखते हैं कहीं कहीं कभी कभी उपमाएँ बहुत बढ़ चढ़ करके हैं, अतिशयोक्ति अलंकार भी कभी बढ़ चढ़ करके यानी कवि उसका वर्णन करता है। लेकिन कवि की भाषा बहुत सरस है, बहुत सरल है। ब्रज भाषा की खासियत तो है ही कि वह बहुत सरस सरल होती है, कोमल कांत पदावली ली होती है। आज की कक्षा में इतना ही, कल की कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।